प्लीज आपके नोट्स में जो भी आपको दिए ना, उसी नोट्स में आप एंड में देखना, नोट्स के एंड में पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, नोट्स के एंड में पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 पर आ जाओ। क्या लिखा है? एथिक्स के 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन दिए, मिला है सबको? नाउ लिसन 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 प्लीज, आई से ये जो 6 चैप्टर के क्वेश्चंस दिए ना, उन 6 चैप्टर के क्वेश्चंस को जो कंसेप्ट्स आप लोग इन 6 चैप्टर्स में पढ़ोगे और जिसके पॉइंट्स बनाओगे वो सारे वहां पर दिए। इसमें चैप्टर नंबर 2 को लेकर जो अक्सर रिसेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, अननेसेसरी स्टूडेंट्स मेक अ chaos ऑफ दैट क्वेश्चन। सीएसआर के एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस क्वेश्चन पूछा गया था सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000 पर। इसका आंसर मैंने एक्स्ट्रा 5 कॉमन पॉइंट्स लिख कर दिए यहां पर अलग से नोट्स में, जो रेगुलर बैच के मटेरियल में भी इस तरह से नहीं दिए, इस तरह से नहीं दिए। तो आई गिवन दैट 6 पॉइंट्स प्रॉपर्ली इन रिटर्न 6 पॉइंट्स। रेगुलर बैच के नोट्स में आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, यहां पर मैंने प्रॉपर्ली 6 पॉइंट जो आपको एग्जाम में आने पर लिखना है अलॉन्ग विथ कंक्लूजन दिया है। ध्यान दो, फ्रॉम द 6 चैप्टर्स ऑफ एथिक्स व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आई विल बी गिविंग यू राइट नाउ। अभी फिलहाल के अभी के डिस्कशन में हम पहले 2 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, हाउ दे नीड टू बी डिस्कस्ड। सी, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी आ रहा है सुन लो, आप अगर ये टर्म पढ़ते हो एथिक्स, अगर आप उसे रिकलेक्ट कर सकते हो क्लासरूम डिस्कशन, मतलब आप वो एग्जाम हॉल में लिख पाओगे। वेरी गुड। जो चैप्टर में 1 के 1 to 8 क्वेश्चन है, जो आपको लगता है सर कैन यू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट फॉर इन डिटेल फॉर 5 मिनट्स, आई विल डिस्कस दैट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये 8 क्वेश्चंस पहले देखो। फर्स्ट विल फोकस ओनली ऑन चैप्टर 1, फिर उसके बाद ध्यान रखना जिस वक्त हमारा एथिक्स एंड होगा मैं आपको एक आंसर, मॉडल आंसर, आइडियल आंसर एथिक्स का लिख कर दूंगा 6 चैप्टर्स में से कोई भी एक आंसर, कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आने पर किस तरह से एथिक्स का आंसर लिखना है। बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान दो। एथिक्स में काफी स्टूडेंट्स खुद के नोट्स बनाते हैं जैसे मैंने क्लास में कहा है, बट आपको आइडियल आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी है। सो आई विल बी गिविंग दैट आंसर इन राइटिंग एट द एंड व्हेन वी कंप्लीट एथिक्स। फिलहाल 1 मिनट दे रहा हूं, क्विकली सी दैट 8 क्वेश्चंस। See, you have given me in marking the 3 questions, 5, 6 and 7. 5th question महात्मा गांधी जी के 7 social sins है। 6th question 5 sources of ethical stands है, and 7th question Hippocratic oath. This question has not been asked yet. Hippocratic oath, इसको हार्डली एक बार कहीं तो लिंक रेफरेंस करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा, बट इट हैज गॉट, मतलब ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए अभी नहीं पूछा गया अभी तक। इस बाकी सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 में पूछे गए एग्जाम में अभी तक। सो आई कैन से कंसिडर दैट क्वेश्चन एज अ PFQ, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन फॉर ऑड मैन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अब पहला, महात्मा गांधी जी के 7 सोशल सिंस पूछे। महात्मा गांधी जी ने 7 सोशल सिंस जो दिए थे, वो 7 समाज की जो बुराइयां है उनमें नंबर 1, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज अ सोशल सिन। Number 2, wealth without work is a social sin. Number 3, commerce without morality, जिसको हम कहते हैं business without ethics. Number 4, knowledge without character. Number 5, science without humanity. Number 6, worship without sacrifice. Number 7, pleasure without conscience. ऐसे 7 social sins उन्होंने कहा है। अब इनका मीनिंग मैं बता रहा हूं। गांधी जी का कहना था, जैसे फर्स्ट है
पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। गांधी जी का कहना था अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और आपके पास उस पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करते हो, आप पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए जो प्रिंसिपल्स फॉलो करनी चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आपका वो पॉलिटिक्स समाज के लिए क्या होगा, सीन होगा, बुराई होगा। वहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यस, रामायण का एग्जाम्पल है कि राम ये जानते हुए भी कि उनको वनवास भेजने के पीछे कहीं ना कहीं कैकेयी का हाथ था और उन्होंने ये बात राजा दशरथ को कही थी, बट राम ने अपने प्रिंसिपल्स को निभाते हुए अपने फादर के ऑर्डर को उसका पालन किया और वो वनवास चले गए, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। उनका कहना है कि अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो बट प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका पॉलिटिक्स क्या होगा, एक सीन होगा। वेल्थ विदाउट वर्क के लिए हमने देखा था आदमी कितना भी क्या कर ले, पैसा कमा ले, बट बगैर पैसे से बगैर काम से कमाया हुआ पैसा एक तरह का सोशल सीन होगा। देन कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी में कहा था वॉट एवर यू अर्न finally belongs to the society. When you have come in this world, you had nothing in hand. When you will be going out from this world, again you will have nothing in hand. So whatever you have earned belongs to the society. Knowledge without character में कहा था इंसान कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो अपने इंटेलिजेंस को प्रॉपर उस कैरेक्टर और बिहेवियर में उसको इंटेलिजेंस का यूज नहीं करता है, दैट इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी अ सोशल सीन। यहां पर मैं एग्जांपल दिया था ओसामा बिन लादेन का, इवन दो ही वॉज वेरी मच इंटेलिजेंट बट उसके वैल्यूज गलत राह पर जाने से उसका काम समाज के लिए एक सोशल सीन की तरह हुआ। सो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सोशल सीन। देन इट वॉज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, साइंस की तरक्की करते वक्त अगर उसने इंसानियत को भूल गया, बिकॉज जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है वो एनिमल्स पर होते हैं, तो रैट्स और फ्रॉग जैसे एनिमल्स को जब हम वहां पर टॉर्चर किया था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो साइंस की तरक्की में इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए वरना एक सोशल सीन होगा। वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, आप चाहे उतना वर्शिप कर लो बट अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, आपके जेब से जो भी आपके पास अवेलेबल है पैसा वो देकर या आपके पास जो रिसोर्सेस है वो लोगों तक पहुंचा कर, तो आपको गॉड का वर्शिप करके कोई मीनिंग नहीं। दैट वर्शिप इज अ सोशल सीन। Means when you give something, you need to be generous in nature, then only you can worship to the God. That worship has got no meaning if you are not generous. And last was pleasure without conscience. इंसान जब खुशी का इजहार करता है तो उस वक्त उसने अपना कॉन्शियस इंटैक्ट रखना चाहिए, बिकॉज जब वो खुशी का इजहार कर रहा है उस वक्त इस धरती पर कोई और लोग हैं जो उसी समय पर दुखी भी होते हैं। सो प्लेजर विदाउट कॉन्शियस विल बी अ सोशल सीन, ये गांधी जी का कहना था। और उसके बाद 5 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये हम कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स जो 5 दिए उससे अपने एथिकल वैल्यूज को समझ सकता है। ये 5 स्टैंडर्ड्स किसी भी व्यक्ति के एथिकल वैल्यूज को समझाने के लिए हेल्प करते हैं। पहला स्टैंडर्ड है द यूटिलिटेरियन अप्रोच, जिसको हम कहते हैं कर भला तो हो भला, जितना भला कर सकते हो भला करो, भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। सेकेंड स्टैंडर्ड the rights approach, also known as deontological approach. Every human being has a right to live his life, freedom to live his life, जियो और जीने दो, live and let live, LIVE. Then number 3, the fairness and justice approach, मतलब giving equal treatment to everyone, all equals must be treated equally. Number 4, the common good approach, मतलब क्या, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है वो सोसाइटी के कॉमन वेलफेयर कंडीशंस के लिए यूज करो। जिनके पास पैसा है वो पैसा देंगे, जिनके पास टाइम है वो टाइम देंगे फॉर द कॉमन वेलफेयर कंडीशंस। जैसे गवर्नमेंट सोसाइटी को पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, एक सिविल हॉस्पिटल, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सेम वे हर इंडिविजुअल को कॉमन गुड अप्रोच में कंट्रीब्यूट करना है। एंड द लास्ट वन वर्च्यू अप्रोच, जिसमें एक इंडिविजुअल के हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी को उसके वर्च्यूज डिसाइड करते हैं। जितने आप में वर्च्यूज ज्यादा होंगे, ऑनेस्टी, करेज, ब्रेवरी, उतना आपका पर्सनैलिटी और स्ट्रांग होगा। वो कहते हैं वर्च्यूज अप्रोच में जितने ज्यादा वर्च्यूज आप गेन कर सकते हो गेन करो, वरना आपके वर्च्यूज कम होंगे तो आपके जो एथिकल वैल्यूज है वो कभी भी डगमगा सकते हैं। सो यू मस्ट हैव स्ट्रांग वर्च्यूज एंड यू विल कंप्लाई विद दैट एथिकल स्टैंडर्ड्स। वर्च्यूज में इंटीग्रिटी, लव, फिडिलिटी, ऑनेस्टी, करेज, ब्रेवरी, ये सारे अच्छे गुड हैबिट्स आते हैं। That are virtuous approach. ये 5 ethical standards है। And the last one, Hippocratic oath. डॉक्टर्स लेते हैं। नंबर 1, कोई भी डॉक्टर जब
डिग्री लेगा उस वक्त पहला ओथ लेता है वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज का मिसयूज नहीं करेगा, वो क्लाइंट का डिग्निटी और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। नंबर 2, वो अपने प्रोफेशनल एथिकल वैल्यूज को ऑनर करेगा और कोई दूसरा डॉक्टर उसे फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे एक्सपोज करेगा। ये हिपोक्रेटिक ओथ के 2 रूल्स है। आई कैन से, यू कैन राइट इट। देन चैप्टर नंबर 2 जो दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR, इसमें देखना स्क्रीन पर मैं एक थर्ड क्वेश्चन भी ऐड किया है। ये पहले 3 क्वेश्चंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर है और अगले 4 क्वेश्चंस ये CSR को लेकर है। मैं इन दोनों कंसेप्ट का सिर्फ मीनिंग बताता हूं, विल गेट टू नो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब हम कहते हैं तो कंपनी के डिसीजंस की बात आती है। ये कंसेप्ट आने से पहले कंपनी के डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे और कई मायने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन बगैर जिम्मेदारी के लेते थे, जिसकी क्योंकि हर बोर्ड मीटिंग में हर डायरेक्टर प्रेजेंट होगा जरूरी नहीं है, तो कोई डिसीजन गलत भी हो जाए तो डायरेक्टर्स एक दूसरे पर उसकी जिम्मेदारी डालते थे। गवर्नमेंट को लगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देने से कोई जिम्मेदारी हम किसी एक पर डाल नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट आने से जैसे ही ये कंसेप्ट आ गया अब हर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ले रहे, एक कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे। कल को फाइनेंस का डिसीजन लेना, एक फाइनेंस कमेटी फॉर्म की गई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स यहां पर होंगे। मतलब कल को फाइनेंस डिसीजन फाइनेंस कमेटी लेगी और कमिटी फाइनेंस का फैसला गलत हुआ तो जिम्मेदार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, जिम्मेदार कमेटी है। रेम्युनरेशन का फैसला लेना है, रेम्युनरेशन कमेटी है। ऑडिट का फैसला लेना है, ऑडिट कमेटी है। तो हर एक फैसले के लिए एक कमेटी है। अरे समझ रहा है कि नहीं? और उन्होंने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से जो डायरेक्टर्स है जो अब कमेटी में अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, उनके ऊपर का कंट्रोल बढ़ गया है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस और ऑर्गेनाइजेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम होंगे। और याद है क्या मैंने कहा था रेगुलर बैच में, 2-2-2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2 वर्ड्स है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह से उसका डेफिनेशन याद रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो बेनिफिट होता है, सीपीटी फियर, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस हो रहे, सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है, डिसीजंस ट्रांसपेरेंटली लिए जा रहे, सारे लॉस का पालन हो रहा है, फॉलो द रूल ऑफ लॉ। देन बोलो इक्विटेबल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिसीजंस हो रहे, डिसीजंस अकाउंटेबल, जिम्मेदारी से लिए जा रहे, और डिसीजंस रिस्पॉन्सिवली मतलब क्विक हो रहे। सीपीटी फियर, ऐसा FER था पूरा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद था CSR। CSR कितने वर्ड है? CSR 3 वर्ड। सो किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल कंपनी बनना है तो उसी कंपनी को सक्सेसफुल माना जाएगा जो प्रॉफिट के साथ साथ, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपने पीपल को रिस्पेक्ट, अपने सोसाइटी के प्रति रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे। मतलब CSR बेस्ड ऑन 3R कंसेप्ट, 3R कंसेप्ट, पीपल, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के अलावा पीपल को क्या देते हैं? रिस्पेक्ट, सोसाइटी के प्रति रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये तीनों जिम्मेदारियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंधों पर आएगी, CSR के आने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बिकॉज नाउ दे आर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी। और ये सुनो, CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो CSR के लिए मदद होगा। आई होप इट इज क्लियर। एक लास्ट जो इस चैप्टर में दिया है, देखना, CSR के एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। इसको लेकर मैं अगेन बता रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन आने पर मैंने वहां पर क्या दिया है, ऐसे कुछ CSR के 9 गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स है। क्वेश्चन किसी भी स्टैंड पर आए आपको लिखना है ऐसे है, डैश डैश इज वन ऑफ द CSR एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। डैश डैश मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना है वहां पे। उसके बाद नंबर 2 आपको बताना है कि CSR के स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रोथ हुआ है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स में लोगों का महत्व, जैसे लोगों का इंटरेस्ट CSR में बढ़ने लगा है, CSR के एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स में ग्रोथ आ गया। और ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स काफी गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने लाए हैं। CSR का डेफिनेशन दिया पॉइंट नंबर 3 में, फिर पॉइंट नंबर 4 में दिया है, ये स्टैंडर्ड्स आने से क्या हो रहा है, एक तरह का सपोर्ट मिल गया है CSR कंपनी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने को लेकर, और कंपनी के ऊपर एक तरह की जिम्मेदारी बढ़ गई है। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा, डैश डैश इज अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और डैश डैश इज अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्वेश्चन के मुताबिक लिखना है। एंड में 10 डैश डैश स्टैंडर्ड ऑफ CSR हेल्प्स इन रिपोर्टिंग ऑन
इकोनॉमिक कॉमा एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज देखो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होते कि नहीं समझता है, वैसे सीएसआर के स्टैंडर्ड्स है कंपनी पीपल के प्रति, सोसाइटी के प्रति और एनवायरमेंट के प्रति अपने रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती कि नहीं वो समझता है। तो इसलिए दिया है दैट्स स्टैंडर्ड हेल्प्स इन रिपोर्टिंग द इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग क्या दिया द विजन ऑफ डेवलपिंग developing continuously and improving and building capacity of organization by the use of sustainability reporting framework। sustainability मतलब क्या, CSR framework जो continuous होता है। CSR के इस स्टैंडर्ड से ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपेसिटी को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर पाएगा, बिल्ड कर पाएगा। बिकॉज एवरी नाउ एंड देन ईयरली रिपोर्टिंग हो रहा है, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, अगले साल और क्या इंप्रूवमेंट करना है उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो सीएसआर स्टैंडर्ड्स का फायदा है। और ये सुनो, I'll say before we just stop in this particular ethics part, एक बार आप सब लोग जो मैं दिखा रहा हूं इसको लेकर जो रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, just see that। See that question, must see on the screen all of you। क्या लिखा है डायरेक्टली, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। अगेन मैं बता रहा हूं सीएसआर के 9 एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से 9 भले ही नाम अलग है, सबका हमारा कॉमन 6 पॉइंट्स है। एग्जाम में आने पर वही 6 पॉइंट्स लिखने हैं। सबको क्लियर है? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ रिसेंट एग्जाम। आई विल से वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 chapters of ethics। नाउ लिसन, the remaining 4 chapters will complete on our next discussion, and once that 4 chapters are over we can say ethics part is over। ठीक है, take a break, thank you। हेलो फ्रेंड्स, देखो ये रिवीजन लेक्चर का लास्ट सेशन है और इनफैक्ट बिजनेस लॉज और एथिक्स का पार्ट हमने देखा। डेफिनेटली कंपनीज एक्ट आप लोगों का बाद में होगा। अभी हम लोग बिजनेस लॉज एथिक्स को कंप्लीट करें, जिसमें एथिक्स में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे पिछले लेक्चर में और बिजनेस लॉज का पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब अगर आप देखोगे एथिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि जो मुझे क्वेश्चन लगता है जो अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया है, व्हाट इज हिपोक्रेटिक ओथ, यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन ऑन दैट। बट अगेन अगर आप मुझे पूछोगे चैप्टर 1 के जो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो एथिक्स एंड मॉरल का डिफरेंस है, एथिकल डायलेमा है, एंड आई विल से बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है। दिस आर द 3 फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर सेटर। पेपर्स में ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए इस चैप्टर से। क्लियर है सबको? और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिस पर आना चाहिए हिपोक्रेटिक ओथ है। जैसे कि मैंने कहा एथिक्स का कोई भी आंसर हो आपको क्या लिखना है, प्रूफ के साथ लिखना है, हर आंसर के एंड में कंक्लूजन लिखना है। चैप्टर नंबर 2 जब हमने देखा था, चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि बोथ गो हैंड इन हैंड। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन कैसे याद रखना है, 2-2-2। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस। और ये सुनो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं, सीपीटी फियर है, याद है, कंसेंसस ओरिएंटेड, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, ट्रांसपेरेंसी, फॉलो द रूल ऑफ लॉ। सीपीटी फियर में एफ हो गया ई, इक्विटेबल, एफिशिएंट, इफेक्टिव, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल एंड आर फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट के साथ सीएसआर कंसेप्ट देखा था। सीएसआर कंसेप्ट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 वर्ड्स है, तो उसके 3-3-3 है, जिसमें हम कहते हैं पीपल, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। पीपल के प्रति क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट, सोसाइटी के प्रति रिलेशनशिप एंड एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज बेस्ड ऑन द 3R प्रिंसिपल। तो आई विल से सीएसआर के बारे में
मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, रिसेंट एग्जाम का पेपर दिखाया था जिसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000 पर क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा जब सोशल अकाउंटेबिलिटी पर आए या GRI पर आए या A1000 पर आए, जितने 9 एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स है, नथिंग टू वरी। इन स्टैंडर्ड्स को लेकर स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने 6 पॉइंट्स आपको लिख कर दिए। ये जो 6 पॉइंट्स रिवीजन नोट्स में दिए ना, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है, कस्टमाइज करना है। क्या आप इस चैप्टर नंबर 2 के CSR एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट्स बना सकते हो? हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगले 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 वर्क प्लेस एथिक्स। अगेन ये चैप्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को लेकर जब क्वेश्चंस आते हैं ना, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। इन चैप्टर की काफी क्वेश्चन के आंसर्स लगभग सेम लगते हैं, जो कि है नहीं। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली व्हेन अ क्वेश्चन कम्स ऑन वर्क प्लेस एथिक्स। इसको लेकर गांधी जी का एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, इट इज द एक्शन एंड नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, फल अपने आप मिलेगा। सो व्हेन यू आर एट वर्क प्लेस यू फोकस ओनली ऑन योर वर्क। So as a student, I'll ask you, as a student, you must focus only on your study and not the result. If you focus on your studies and not the result, you'll get the result. Maximum students, when they focus on the result, they fail. Very simple learning you can learn from this. Workplace ethics. इस चैप्टर के जो 7 शॉर्ट नोट्स है, मैं चाहूंगा क्विकली मुझे बोलो फटाफट कौन से शॉर्ट नोट्स डिस्कस करने हैं। अगर बाय चांस कोई शॉर्ट नोट जो आप मार्क करोगे, वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको अगर कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट चाहिए तो मैसेज करो, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। डोंट वरी, करके देखो SMS। यहाँ पर मैं मेरा नंबर लिख रहा हूँ, बट जो लाइव स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, बोलो मुझे फटाफट क्विकली कौन से पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँ इसमें। टेल मी फास्ट। गाइडलाइंस टू एंश्योर वर्कप्लेस एथिक्स मेरे पास इनपुट आया है। ओके, और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल एट वर्क प्लेस, करेक्ट, इस पर पूछा गया है। क्लियर है? देखो अब भले ही आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स दिए, मैं इसमें वर्क प्लेस एथिक्स पर भी फोकस करना चाहूंगा। ध्यान दो, बिकॉज चैप्टर का नाम वर्क प्लेस एथिक्स है, तो ध्यान दो प्लीज। जब हम वर्क प्लेस एथिक्स कहते हैं ना, ये वर्क प्लेस एथिक्स एम्प्लॉयर के लिए एंड एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए है। वर्क प्लेस एथिक्स सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर के लिए भी है। बिकॉज जितना एम्प्लॉय को वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो करना है, उतना एम्प्लॉयर को भी फॉलो करना है। अगर आप मुझे पूछोगे एम्प्लॉय के वर्क प्लेस एथिक्स क्या है, तो सबसे पहले एक एम्प्लॉय को अपने ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, अपने ऊपर जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाना है। नंबर 2, एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन रखनी है, उसे लीक करना नहीं है। नंबर 3, एक एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉय पर किसी भी तरह का प्रेशर लाना नहीं है टू बिहेव अनएथिकली। मतलब हम कह सकते हैं एम्प्लॉय के वर्क प्लेस एथिक्स इंपॉर्टेंट 3 है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट 3 कौन से? नंबर 1 बोलो, नंबर 1 एम्प्लॉय का वर्क प्लेस एथिक्स, नंबर 1 टू कंप्लाई विथ हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 2 to maintain the organizational confidential information, and number 3 to avoid any undue pressure on the fellow colleagues to behave unethically. ये एम्प्लॉय को वर्कप्लेस एथिक्स फॉलो करना है। एक एम्प्लॉयर को वर्कप्लेस एथिक्स कैसे फॉलो करना है? एम्प्लॉयर को एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है विच इज प्रैक्टिस एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा जो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, तीनों लेवल पे होगा। अब ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बनेगा? जब एम्प्लॉयर खुद प्रैक्टिस करेगा कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। जब एम्प्लॉयर वर्कप्लेस एथिक्स बना रहा है, एम्प्लॉयर वर्कप्लेस एथिक्स बना रहा है, तो उसे ध्यान रखना एम्प्लॉयर के वर्कप्लेस एथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट सबने फॉलो करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, एम्प्लॉयर ने कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज के बीच में क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन हो या उनका हैरेसमेंट हो। एम्प्लॉयर ने किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है। नंबर 3, एम्प्लॉयर को अपने काम के तरीके में ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम कहते हैं फेयरनेस एंड जस्टिस, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी इन देयर डीलिंग्स। मतलब सारे एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट देना। देखो, अपने काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखनी, मतलब जो भी वो एम्प्लॉयर कर रहा है सबको कम्युनिकेट करना है, किसी से कोई बात छुपानी नहीं है। ये वर्कप्लेस एथिक्स किसको फॉलो करना है? एम्प्लॉयर को। जब मैं कहता हूं एम्प्लॉयर के वर्कप्लेस एथिक्स, एम्प्लॉय के वर्कप्लेस एथिक्स, इन लोगों के वर्कप्लेस एथिक्स एक दूसरे के प्रति हमने देखे,
साथ ही साथ एक एम्प्लॉई है तो उसका वर्क प्लेस एथिक्स में कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ वो एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है वो भी आता है, बिकॉज एम्प्लॉय कस्टमर्स के साथ जैसे बात करेगा उससे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बनेगा। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखता है, एम्प्लॉयर अपने सप्लायर्स के साथ, सप्लायर्स कौन होते हैं, वेंडर्स, तो एम्प्लॉयर अपने सप्लायर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रखता है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल क्या दिखाएगा, गुडविल। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जैसे एक दूसरे के प्रति वर्क प्लेस एथिक्स मेंटेन करते हैं वैसे आउटसाइडर्स के प्रति भी उनको ध्यान रखना है। और हम कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल हो, फिर वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, उसके वर्क प्लेस एथिक्स 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। 3 फैक्टर्स है। वर्क प्लेस एथिक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। वही व्यक्ति वर्क प्लेस एथिक्स रख सकता है जिसके पास खुद के पास मॉरल वैल्यूज है। नंबर 2, उसके मैनेजर्स एंड कोवर्कर्स का इन्फ्लुएंस क्या होगा। देखो आपका वर्क प्लेस एथिक्स कहीं ना कहीं आप जिनके साथ काम करते हो, जिन मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के साथ, उनका आपके ऊपर का प्रभाव और इन्फ्लुएंस भी उसको अफेक्ट करेगा। एंड नंबर 3, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मिसकंडक्ट में एंटर होने के लिए तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हो कि नहीं। सो अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन मिसकंडक्ट, ये भी एक थर्ड फैक्टर है जो वर्क प्लेस एथिक्स को अफेक्ट करता है। अरे बोलो भाई, ये कॉमन 3 फैक्टर्स है, ये किसी भी इंडिविजुअल के वर्क प्लेस एथिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो जब कोई क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर पर, मैं चाहूंगा आप पहले वर्क प्लेस एथिक्स का मीनिंग जस्ट इन ब्रीफ लिखो और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार उस पर फोकस करो। सुन लो, अगर क्वेश्चन आ गया डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस पर, जैसे यहां पर किसी ने पूछा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, अब मैंने आपको बताया एक एम्प्लॉयर को किसी भी तरह के हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए, एम्प्लॉयर के वर्क प्लेस एथिक्स। मैं कहूंगा वन ऑफ द workplace ethics to be maintained by every employer is to prohibit any kind of harassment and discrimination. मैं पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं, वन ऑफ द वर्कप्लेस एथिक्स टू बी मेंटेन बाय एवरी एम्प्लॉयर। मतलब मैं पेपर चेकर को ये बता रहा हूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मैं लिखूंगा एक एम्प्लॉयर को जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है वो नॉर्मली कौन सी होती है। तो उसका एक रेगुलर बैच में हम देखते हैं एक एक्रोनिम है, राम से पहले दशरथ क्राउंड, जिसमें हम कहते हैं एम्प्लॉयर को किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस में, रिक्रूटमेंट मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को काम पर रखते वक्त उस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना। कैसे, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स को अवॉइड करना है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास कम्युनिटी के लोगों को काम पर नहीं रखना है। इट शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। कई बार हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड्स और एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे देते हैं कि जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर और पर्टिकुलर वी कैन से क्लास ऑफ पीपल, माइनॉरिटी पीपल। तो वो कहते हैं ये गलत रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस है। रिक्रूटमेंट का सही तरीका क्या है, यू गिव अ प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, ओपन ऑफर फॉर ऑल, जो कॉम्पिटेंट लोग होंगे वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनका सिलेक्शन एक प्रॉपर प्रोसेस से होना चाहिए। एम्प्लॉयर पहला पॉइंट जहां पे उसने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है उसको हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस। सब लोग है मेरे साथ। दूसरा प्रैक्टिस जहां पर एम्प्लॉयर ने अवॉइड करना चाहिए डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस में, रिक्रूटमेंट के बाद हम कहते हैं स्क्रीनिंग प्रैक्टिस। राम से पहले दशरथ क्राउंड, आर स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट, एस फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, when the interviewer disqualifies a person for reasons not related to work। एक एम्प्लॉयर जो इंटरव्यू ले रहा है एक एम्प्लॉय को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर रहा है जिसका एक्चुअल वर्क से कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहते हैं ये रॉन्ग स्क्रीनिंग प्रैक्टिस हुआ। मैं आपको एग्जांपल दिया था, अगर यूपीएससी के एग्जाम्स में जो इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स मेंस के बाद जो इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है कैंडिडेट का, यूपीएससी कैंडिडेट जो आईएएस बनने जा रहा है उसका सिलेक्शन उसके नॉलेज, एप्टीट्यूड, उसके स्किल्स पर होना चाहिए। अगर वो अंधा भी है, अगर उसका एक पैर नहीं भी है, तो क्या वो रीजंस उसको आईएएस के इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई करना सही होगा? नहीं। आई होप यू आर गेटिंग इट। So when the interviewer disqualifies for reasons not related to work, is it a wrong screening practice? हर एम्प्लॉयर को इसे बच के रहना है, अवॉइड करना है। राम से पहले, P स्टैंड फॉर प्रमोशन प्रैक्टिस। प्रमोशन में हमने देखा था कई बार गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स में मेल और फीमेल्स को अलग अलग प्रमोशन, अलग अलग तरह से ट्रांसफर्स मिलते हैं। और खास करके मैंने एग्जाम्पल दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक वक्त ऐसा रूल था कि अगर जिस व्यक्ति का ट्रांसफर होगा उसी का प्रमोशन होगा। और एक रूल ये था कि फीमेल इनकम टैक्स ऑफिसर या फीमेल इनकम टैक्स एम्प्लॉय का कभी भी ट्रांसफर होगा नहीं। तो व्हाट वी कंक्लूड, फीमेल एम्प्लॉय को कभी भी प्रमोशन मिलेगा नहीं। तो ये जो रूल्स थे, ये जो प्रमोशन प्रैक्टिसेस थे, ये डिस्क्रिमिनेटरी थे। तो हैविंग अ रॉन्ग प्रमोशन प्रैक्टिसेस,
राम से पहले दशरथ, डी स्टैंड फॉर डिसमिसल। आप किसी एम्प्लॉय को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे इसलिए परेशान कर रहे हो, इसलिए उसे काम से निकाल रहे हो बिकॉज वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और क्रीड से बिलोंग करता है, वो आपके धर्म से बिलोंग नहीं करता है। सो फायरिंग एन एम्प्लॉय फॉर ड्यू टू हिज कास्ट, क्रीड और रिलीजन इज अ रॉन्ग काइंड ऑफ डिसमिसल प्रैक्टिस। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे जो एक रीजन से लोग बिलोंग करते हैं वो एक साथ आकर किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट करते हैं, और अगर एम्प्लॉयर अगर ऐसा करेगा इट इज अ डिसमिसल प्रैक्टिस। डिसमिसल के बाद आता है राम से पहले दशरथ क्राउन, सी फॉर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है? एक एम्प्लॉयर अपने दो एम्प्लॉइज जो सेम लेवल पर है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। एक एम्प्लॉय उसका सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, तो उसको तनख्वाह ज्यादा दे रहा है, और दूसरा एम्प्लॉय जस्ट अपने मेरिट पर आया है, दोनों सेम काम कर रहे हैं बट दूसरे की तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, हम कहते हैं इट इज अ रॉन्ग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर दो लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल ऑफ काम कर रहे हैं तो आपको उनको इक्वल वेजेस देना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो इट इज अ रॉन्ग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबको समझ रहा है? अरे बोलो भाई। तो अगर वर्क प्लेस एथिक्स को मैंने इससे रिलेट किया डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिसेस से, मैंने आपको बताया कैसे आंसर लिखूंगा मैं। डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिसेस में जब मैंने लिखा ये एम्प्लॉयर के किस में आता है? वर्क प्लेस एथिक्स में आता है। मैं उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग लिखूंगा। डिस्क्रिमिनेशन इज, बोलो, डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटिंग वन पर्सन बेटर अहेड ऑफ अनदर पर्सन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन। और फिर मैं मान लो इस आंसर के कंक्लूजन में लिखूंगा 10 discriminatory practices is one of the workplace ethics which every employer must strictly follow, otherwise मतलब वो प्रोब डाल दो। प्रोब कैसे? जस्ट गूगल आउट एक अच्छा सा प्रोब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के लिए यूज करके उसको कंक्लूजन में दो। आई विल बी इंप्रेस्ड एज अ पेपर चेकर कि यस इस स्टूडेंट ने कुछ तो अच्छा। और हर एक आंसर कैसे रहेगा? पॉइंट्स में रहेगा ना। कीप दैट इन माइंड, यू हैव टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली। आगे बढ़ू मैं आगे। एक यहां पर किसी ने क्वेश्चन बी में पूछा था गाइडलाइंस टू एंश्योर वर्क प्लेस एथिक्स। उसको पढ़ो आप बार बार। क्वेश्चन को अगर कंफ्यूजन हो ना किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान दो कि सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक थ्योरी सब्जेक्ट, हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन हो रहा है ना, द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ओनली द क्वेश्चन, नॉट द एंटायर क्वेश्चन। मतलब केस स्टडी में आखिरी में दिया हुआ क्वेश्चन बार बार पढ़ो, या फिर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के एस्पेक्ट को बार बार पढ़ो, एनालाइज करो, ब्रेक करो उसको। यहां पर गाइडलाइंस टू एंश्योर वर्क प्लेस एथिक्स। अच्छा, वर्क प्लेस में एथिक्स मेंटेन हो, इसको लेकर क्या गाइडलाइंस फॉलो करने? अब ये गाइडलाइंस किसको फॉलो करने? एम्प्लॉयर को। अरे यस और नो? बिकॉज एम्प्लॉयर चाहेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस एथिक्स मेंटेन हो। तो अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूं मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एक चीज ध्यान दूंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस एथिक्स मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कोड ऑफ कंडक्ट, जो सबको कम्युनिकेट हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं ध्यान दूंगा कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे, जो भी फैसले लिए जा रहे, वो सबको कम्युनिकेट किए जा रहे, मतलब एवरीवन इज प्लेइंग अ रोल इन इट। जो भी डिसीजन लिए जा रहे, इट इज ओपन कम्युनिकेशन, सबको अपना उस डिसीजन में रोल क्या प्ले करने का क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सो ऐसे ओपन कम्युनिकेशन को मैं इनकरेज करूंगा, ओपन कम्युनिकेशन एज अ एम्प्लॉयर। मैं और क्या करूंगा? ओपन कम्युनिकेशन के अलावा मैं हर एक का जो डिसीजन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप डिसीजन होंगे, एक अकेला डिसीजन नहीं होगा, ग्रुप डिसीजन होंगे, ओपन कम्युनिकेशन होगा, ग्रुप डिसीजन होंगे। मैं ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को हर एक मैनेजमेंट लेवल के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं हर एक मैनेजर को एथिक्स को लेकर ट्रेनिंग दूंगा, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, हर एक व्यक्ति को एथिक्स के बारे में उसका इंपॉर्टेंस समझाए, तो हर एक मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट में उस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो मैं एथिक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा। और क्या करूंगा? मैं एक ध्यान रखूंगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑम्बिडस पर्सन को अपॉइंट करूंगा। ऑम्बिडस पर्सन कौन होता है? वो ऐसा व्यक्ति होगा जो एम्प्लॉयज के बीच में होगा और उनकी मन की बात कोई जो मुझे बता नहीं सकते वो मुझे बताएगा, और उनसे वो प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम्स दूर करवा लेगा। तो इससे होगा क्या? जो एम्प्लॉयज अपनी मन की बात कहते हैं उनके तो बाय डिफॉल्ट दूर हो रहे हैं, बट जो नहीं कहते हैं उनके भी प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। ये ऑम्बिडस पर्सन एक तरह का मीडिएटर, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। मैं सबसे इंटरेस्टिंग एक ग्रीवेंस पॉलिसी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्रीवेंस पॉलिसी, जहां पर एम्प्लॉयज चाहे तो कोई सजेशन बॉक्स होगा या डायरेक्टली टोल फ्री नंबर्स दूंगा, उनको ईमेल आईडी, यहां पर वो अपने क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। ओके, इसके अलावा मुझे वर्क प्लेस एथिक्स मेंटेन कराना है तो मैं क्या करूंगा? बोलो, मैं कई बार यूज ऑफ इन्फ्लुएंस भी करूंगा।
जो एम्प्लॉइज वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो नहीं करते उनके साथ डिसिप्लिन वे में बिहेव करूंगा, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर क्या होगा, डिसिप्लिन एनवायरमेंट होगा, तो हर व्यक्ति फॉलो करेगा। तो आई कैन से मेरे लिए एज अ एम्प्लॉयर क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ 8-10 गाइडलाइंस है। मैं कहूंगा ऑम्बिडियस पर्सन अपॉइंट करते हैं, ऑम्बिडियस पर्सन का मीनिंग सबको क्लियर है। ऑम्बिडियस पर्सन जैसा ही और एक पर्सन कौन होता है, विसल ब्लोअर। मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विसल ब्लोइंग को एनकरेज करूंगा। जब विसल ब्लोइंग होगा, विसल ब्लोइंग में क्या होता है, विसल ब्लोअर कुछ गलत हो रहा है तो उसे क्या करेगा, उसे पहले से ही इंफॉर्म करके प्रिवेंट करा देगा। ऑम्बिडियस पर्सन गलत बात नहीं, ऑम्बिडियस पर्सन कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, और विसल ब्लोअर क्या करता है, कुछ गलत काम हो रहा है वहां पे प्रिवेंटिव एक्शन लेगा, मतलब लेने के लिए क्या करेगा, मैसेज पास ऑन करेगा। सबको समझ रहा है? मैंने बहुत सिंपल वे में इस गाइडलाइंस को एक्सप्लेन किया। किसका डाउट था ये? क्लियर बेटा? गाइडलाइंस टू एंश्योर वर्क प्लेस एथिक्स। ध्यान दो, जो हम नोट्स में पढ़ते हैं ना, एथिक्स का सिलेबस एग्जॉस्टिव नहीं है। एक चीज दिमाग में फिट करो, वो आपके होराइजन को वाइड करने के लिए होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसे क्रैम करने की कोशिश करते हैं। डोंट क्रैम इट, अंडरस्टैंड लॉजिकली। 2-3 पॉइंट्स आप बढ़ा भी सकते हो, रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद आई कैन से गाइडलाइंस हो गया, डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस हो गया। किसी ने पूछा एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। अगेन सर ने बताया था वर्क प्लेस एथिक्स में जब इंडिविजुअल की बात होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है क्या? नहीं। तो एथिकल इश्यूज जब इंडिविजुअल को फेस होते हैं तो इंडिविजुअल में एम्प्लॉयर भी आएगा और एम्प्लॉय भी आएगा। अच्छा, जब एम्प्लॉयर की बात आती है ना, एम्प्लॉयर को क्या इशू आएगा? एक एम्प्लॉयर जब बिजनेस रिलेशनशिप्स में होता है ना, तो एम्प्लॉयर को अक्सर दिक्कत ये होती है अपने मैनेजर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह का बिहेव करना है, अपने सप्लायर्स के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये एम्प्लॉयर का इशू है। एम्प्लॉयर ये सोचता है कि मुझे इस इशू को रिजॉल्व करना है तो मुझे पहले से ही डिसाइड करना है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिश्ता रखना है। देखो कुछ लोग अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज के साथ एकदम स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, ऑफिस के बाहर एकदम लिबरल वे में। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज दैट व्हाट यू से वर्क प्लेस एथिक्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। वो कहते हैं एथिकल इश्यूज में पहला एरिया है जहां पर इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, वो बिजनेस रिलेशनशिप में है। बिजनेस रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, ये एम्प्लॉयर का हुआ। एम्प्लॉय का वर्क प्लेस एथिक्स क्या होता है, इशू क्या होता है एम्प्लॉय को? बिजनेस रिलेशनशिप में एम्प्लॉय का इशू रहता है, यार मैं अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेव करूं, बिकॉज अगर मैं इनके साथ अच्छा बिहेव करूंगा तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ेगा, तो उसे वहां पर प्रॉब्लम होती है। देखो हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को प्रॉब्लम बिजनेस रिलेशनशिप में, कस्टमर रिलेशनशिप में आता है, हो गया। एक पहला एरिया जहां एथिकल इशू का जो दोनों इंडिविजुअल्स को फेस होता है उसे हम कहते हैं बिजनेस रिलेशनशिप में दोनों को प्रॉब्लम आता है। और एक एरिया जो हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर मैं आपको बता दूं, कई बार जो एम्प्लॉय होता है उसे ध्यान रखना होता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ना जाने दे। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को दरकिनार करते हुए अपना पर्सनल इंटरेस्ट, फिर वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, उसको अगर अचीव करेगा तो हम कह सकते हैं देयर इज एथिकल इशू। एथिकल इशू सेकेंड पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना, ये सेकेंड प्रॉब्लम है जो हर एम्प्लॉय को एंड हर एम्प्लॉयर को भी ओवरकम करना है। एम्प्लॉयर को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? कोई वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयर ने अपने रिश्तेदार को फिल कर दिया वहां पे, एम्प्लॉयर ने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वैकेंसी है, ही हैज टू फिल अ राइट कॉम्पिटेंट पर्सन, वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बिकॉज रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस गलत हो गया ना। और यस और नो, तो हम कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्या है, एथिकल इशू है। सर आपने कहा एथिकल इशू बिजनेस रिलेशनशिप में है, एथिकल इशू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है, और एक एथिकल एरिया जहां पर एथिकल इशू जहां पे होता है एम्प्लॉयर को, होता है फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन हिज अप्रोच। एक एम्प्लॉयर है, वो अपने बिजनेस को एथिकल वे में ग्रो करना चाहता है, वो अपने बिजनेस के तहत जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो पे करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो भी डिस्क्लेमर्स देने, डिस्क्लोजर देने, वो सब करना चाहता है। एम्प्लॉयर सोचता है अगर मैं ऐसा सब करता हूं, मेरा प्रोडक्ट लॉफुली तो सब कंप्लाई करेगा, बट क्या मैं ये प्रोडक्ट बेच पाऊंगा? अगर मैं इतने ज्यादा सारे टैक्सेस पे कर रहा हूं तो टैक्स गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस पे करूंगा प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होगा तो मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा। इन सारे एरियाज में उसे दिक्कत होती है, वेदर आई नीड टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट। बट अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट के फेयरनेस ऑनेस्टी पर फर्म है, ही विल फॉलो दैट अप्रोच।
बट ये एरिया है जहां पर हर एम्प्लॉयर को फेयरनेस ऑनेस्टी को लेकर प्रॉब्लम आता है। और यस और नो, कि कितने लेवल तक एक्यूरेसी मेंटेन करना है फेयरनेस ऑनेस्टी का। एंड लास्ट, सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, कि अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक कैसे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन को लेकर एथिकल इशू आता है। यार मैं मेरे प्रोडक्ट का जो कम्युनिकेशन है लोगों तक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करूं तो एडवर्टाइजमेंट कैसा मिसलीडिंग होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग होगा तो इन दैट केस मेरे प्रोडक्ट तो बिकेगा, बट क्या ये मेरे एथिकल इश्यूज के लिए सही, एथिकल वैल्यूज के लिए सही है? नहीं। तो ये एम्प्लॉयर के खुद के वैल्यूज पर है। वहां पर एथिकल इशू कहां पे आएगा? प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को लेकर आएगा, प्रोडक्ट की पैकिंग को लेकर आएगा, प्रोडक्ट की लेबलिंग को लेकर आएगा, एंड प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट जिसको हम कहते हैं क्वालिटी को लेकर आएगा। प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे होना चाहिए, प्रोडक्ट का लेबलिंग कैसे होना चाहिए, प्रोडक्ट का पैकिंग कैसे होना चाहिए, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे होना चाहिए, इस हर एरिया में एथिकल इशू फेस होता है। अरे बोलो ना, एथिकल इशू मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज। देखो, अगर मैं प्राइस वही रखकर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो कई बार लोग महंगा सोच के अच्छा समझेंगे और खरीद लेंगे, मुझे फायदा तो होगा, बट कहीं ना कहीं जब वो उसके अपनाएंगे, उसे यूज करेंगे, क्या वो क्वालिटी सेम स्टैंडर्ड्स का है जैसे उस लेवल के प्रोडक्ट्स है? नहीं। तो वहां पर मेरा एथिकल इशू कॉम्प्रोमाइज हो गया। आई होप यू गेटिंग इट। 4 एरियाज। पहला एरिया क्या था? बगैर देखे बोलो, सोच के। बिजनेस रिलेशनशिप। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन हिज अप्रोच। एंड फोर्थ, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या? प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का पैकिंग, प्रोडक्ट का लेबलिंग, प्रोडक्ट का क्वालिटी। इन सारे एरियाज में एथिकल इशू आता है। दैट पॉइंट इज ओवर। क्लियर? और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई नया नहीं होगा, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा जाएगा। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना, अरे इसमें डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस वर्ड दिख रहा है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस पर है। पूरा क्वेश्चन में आपको, अरे यहाँ पे एथिकल इश्यूज ऑफ इंडिविजुअल वर्ड आ गया, ओके ये उस पर है। फाइंड आउट दैट कॉमन वर्ड्स, you'll get to know which is the answer. आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंट एथिक्स। एनवायरमेंट एथिक्स चैप्टर मेरे हिसाब से, अगर इस पर क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स मस्ट ऑलवेज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें काफी प्रोव्स आप लिख सकते हो और इसमें एग्जामिनर को इंप्रेस भी कर सकते हो। और इस चैप्टर में काफी स्टूडेंट्स ऐसे कि जो स्कूल डेज में या 11th 12th में इस एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ के आए, बट जो ध्यान दो, जो हम पढ़ते हैं उसको ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। ये कॉमन ट्रेंड होता है, जो पढ़ते हैं उसको और कैपिटलाइज करो, ऐसा करो कि उसको लेकर कुछ भी आए, यू मस्ट राइट अ वेरी गुड आंसर। बोलो इस चैप्टर में, इफ यू आस्क मी, आई विल से ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल एथिक्स। यस और नो? जब मैं इकोलॉजी कहता हूं, क्लासरूम डिस्कशन रिकलेक्ट करने का, काफी स्टूडेंट्स पेपर में लिखते हो क्लासरूम डिस्कशन रिकलेक्ट करते हैं। सर ने कहा था इकोलॉजी मतलब every living being or every non-living creature is interrelated and interdependent on each other. Ecology मतलब क्या? Everyone is interrelated, interdependent. तो ये इकोलॉजिकल एथिक्स क्यों है? बिजनेस भी एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट है, एनवायरमेंट बिजनेस पर डिपेंडेंट है, दोनों इंटरलेटेड है। बिजनेस को एनवायरमेंट से क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। और क्या मिलता है? एनर्जी। और क्या मिलता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। बिजनेस एनवायरमेंट से रॉ मटेरियल लेता है, एनर्जी लेता है, और अपना जो भी बिजनेस का वेस्ट होगा वो एनवायरमेंट में डिस्पोज करता है। एनवायरमेंट कैसे डिपेंडेंट है? बिजनेस के इन सारे एक्टिविटीज से एनवायरमेंट अफेक्ट होता है, एनवायरमेंट के ऊपर उसका असर होता है। अच्छा, तो बिजनेस को ध्यान रखना, बिजनेस को इकोलॉजिकल एथिक्स क्या है? एथिक्स बिजनेस को ध्यान रखना है कि जितना बिजनेस एनवायरमेंट का प्रॉपर केयर लेगा, जितनी देखभाल करेगा, उतना एनवायरमेंट बिजनेस को लंबे समय तक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उतना लंबे समय तक एनर्जी देगा, और बिजनेस का वेस्ट डिस्पोजल भी क्या कर लेगा? अपना लेगा, मैनेज कर लेगा। मतलब यहां पर एथिकल इकोलॉजिकल एथिक्स किसे फॉलो करना है? बिजनेस को। और ऐसा कहते हैं, एनवायरमेंट हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड नॉट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस बट फॉर इट्स ओन सेक, बिकॉज वंस द लास्ट ट्री इज कट एंड द लास्ट रिवर पॉइजनड, यू कैन नॉट ईट योर मनी। याद है सबको? So when you are using this particular term, ecological ethics, you can use the proverbs. I hope it is clear. Ecological ethics क्यों कहते हैं? Because business को किसका केयर लेना है? Environment का. So that is ethics. Ecology मतलब environment का यहाँ पर केयर लेना। अगर बिजनेस को एनवायरमेंट का केयर लेना है, इकोलॉजिकल एथिक्स मेंटेन करना है, तो बिजनेस को एक चीज जो रेगुलरली फॉलो करनी है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। उन्हें क्या करना है? सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। कैसे करेगा वो?
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, नंबर 1। नंबर 2, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। नंबर 3, बोलो, प्रोडक्ट की डिजाइन सिंपल रखेगा। नंबर 4, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट करेगा, रिसाइकलिंग पर फोकस करेगा, रिसोर्सेस रीजनरेट करेगा। यस और नो? ये सारे वो एवेन्यूज है, रास्ते हैं जिससे आप रिसोर्सेस को कंजर्व करोगे। एंड अगर आप रिसोर्सेस को कंजर्व करने में कामयाब हुए तो आपने इकोलॉजिकल एथिक्स मेंटेन कर दिया। जैसे ही आप इकोलॉजिकल एथिक्स मेंटेन करोगे, आपके बिजनेस का, आपके कंट्री का, आपके देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? सस्टेनेबल मतलब क्या? कंटिन्यूस डेवलपमेंट। मतलब अगर आपको कंटिन्यूस डेवलपमेंट करना है तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। अगर आपको नेचुरल रिसोर्स कंजर्व करना है मतलब आपको इकोलॉजिकल एथिक्स फॉलो करना है। तो जब इकोलॉजिकल एथिक्स हो रहा है मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व हो रहे हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको लेकर क्वेश्चन अलग आता है। वो पूछते हैं देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इकोलॉजिकल कॉस्ट। एक्सप्लेन। आप पूरा एक्सप्लेन करोगे और कंक्लूजन में दोगे यस इट इज करेक्ट, देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इकोलॉजिकल कॉस्ट बिकॉज हाई रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन मींस हाई रेट ऑफ ग्रोथ। जब हम कहते हैं जीएनपी बढ़ गया मतलब उतना ज्यादा रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम किया, तो ऐसे केस में रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम कर दिया तो डेफिनेटली वेस्टेज बढ़ गया। वो कहते हैं उतना ही प्रोड्यूस करो जितने आपकी नीड है। और अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो नंबर 1, आपको एनवायरमेंट को प्रॉपरली मैनेज करना है, आपको एनवायरमेंट के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखना है, आपको एनवायरमेंट में रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा रीजनरेट करना है, तब जाके आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? सस्टेनेबल। आई होप इट इज क्लियर। देन द टर्म ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, अगेन वो लिंक्ड है। अगर हम इकोलॉजिकल एथिक्स मेंटेन करते हैं, अगर हम उसे मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं और वो करेंगे तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। ये तो एक टर्म हुआ, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम पर भी फोकस रखना है। बिकॉज जब हम ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं ना, इट फोकसेस ऑन पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में आपकी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना एनवायरमेंटल कॉस्ट इनकर किया, वो कॉस्ट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ऐड नहीं होता है। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम कहता है जो एनवायरमेंट का पोल्यूट हुआ है उतना पोल्यूशन कॉस्ट आप क्या करो? प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करो। मतलब जेब किसकी ढीली होगी? कंज्यूमर की। और जब कंज्यूमर की जेब ढीली होती है तो कंज्यूमर सतर्क होता है। कंज्यूमर बोलता है नहीं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। मतलब जब सब लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो अपने आप क्या होगा? एनवायरमेंट बैलेंस होगा। मतलब ये महत्व ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू फैलाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल नहीं आया, पोल्यूशन कॉस्ट ऐड नहीं हुआ प्रोडक्ट कॉस्ट में, कोई भी एनवायरमेंट की केयर नहीं करेगा। आई होप यू गेटिंग इट। सो ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम फोकसेस ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर कौन सा कॉस्ट ऐड करने का? पोल्यूशन कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट ऐड करो। इज इट क्लियर? चैप्टर इज ओवर। बोलो ना। चैप्टर नंबर 5, एथिक्स इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में जो पहला टर्म है ना, एथिक्स इन मार्केटिंग, उसका एक ही क्वेश्चन है और पूरा चैप्टर सिर्फ किस पर फोकस करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। आई होप इट इज क्लियर। सो बोलो फटाफट, जो 7 क्वेश्चन दिए उनमें से कौन से क्वेश्चन डिस्कस करना? नंबर 1, आई हैव गॉट अ पॉइंट ओवर हियर। किसी ने पूछा है राइट्स, कंज्यूमर राइट्स को लेकर यूएन गाइडलाइंस। ओके, 3 टायर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पूछा है। कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट पूछा है। वर्चुअल स्टूडेंट्स कुछ और पूछना होगा तो मैसेज करो, ऑडियो मैसेज आ जाएगा आपको, डोंट वरी। करके तो देखो एसएमएस। हाँ, पैरामीटर्स ऑफ कंपटीशन लॉ। एनीथिंग एल्स? ओके, सो अब देखो, पैरामीटर्स मतलब क्या? बेसिस, फाउंडेशन। कंपटीशन लॉ मतलब क्या? कंपटीशन एक्ट जो आया वो। कंपटीशन एक्ट आने के बाद एक्ट का ऑब्जेक्टिव बना, बट एक्ट आने के कारण क्या था वो देख रहे। किन ग्राउंड्स पर कंपटीशन एक्ट आया? तो 3 ग्राउंड्स के लिए आया। हम कहते हैं कंपटीशन एक्ट आने का पहला ग्राउंड है पैरामीटर्स में प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। कंपटीशन लॉ लाने का पहला एकमात्र रीजन ये भी था
कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंटर होते हैं उनको रोकना, उनको प्रोहिबिट करना. व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव? जो कंपटीशन के हित में नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन को एनकरेज करे. अगर आप कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा करोगे, फायदा किसका होगा? कंज्यूमर्स का. एंटी कॉम्पिटिटिव, दो बड़े प्लेयर्स वो एक साथ आ गए जो सेम इंडस्ट्री के है, तो इससे उस इंडस्ट्री के कस्टमर्स का नुकसान हो सकता है. वो कहते हैं अगर हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और वर्टिकल एग्रीमेंट इन दोनों की बात करें तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव में आते हैं. देखो कैसे आता है. हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जब मैं कहता हूं ना, दो इंडस्ट्रीज, दो एंटरप्राइजेस जो सेम लेवल पर है वो एक साथ आ गए, तो ऐसे केस में हो सकता है उस बिजनेस में वो मोनोपोली क्रिएट कर दे. सो दे विल डिक्टेट द कंज्यूमर्स एंड दे कैन डिक्टेट द प्राइस. ये कंज्यूमर इंटरेस्ट में नहीं है. सो कंपटीशन लॉ लाने का पहला रीजन था प्रोहिबिटिंग दैट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. यहां पर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल एग्रीमेंट कैसा होता है? एक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, इनके बीच का जो चेन है, इस चेन में अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट आ गया जिससे कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है, तो अगेन दैट एग्रीमेंट इज एंटी कॉम्पिटिटिव. इस एक्ट में एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. क्या कहते हैं? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. उनका ड्यूटी ये होता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट दिखे तो उस एग्रीमेंट के ऊपर कार्रवाई करना. इसलिए वो एक्ट का पहला बेसिस है. सबको समझा? दूसरा पैरामीटर है प्रोहिबिटिंग, अगेन प्रोहिबिट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. उनका मानना है डोमिनेंट पोजीशन किसे कहते हैं पहले वो समझो. अगर कोई एंटरप्राइज अपने बिजनेस में एक काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, जहां पर वो एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है अपने बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में, एंड दैट एंटरप्राइज कैन इजीली मोल्ड द कंज्यूमर्स द फेवर. मतलब ये कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स इस पर डिपेंडेंट है. कैसे? दिस एंटरप्राइज इज द प्राइस मेकर एंड ऑल अदर्स आर प्राइस टेकर. तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं दिस एंटरप्राइज इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन. इफ यू आस्क मी, मैं कहता हूं बेस्ट एग्जांपल जो हर व्यक्ति को पता है, गूगल सर्च इंजन में गूगल का डोमिनेंट पोजीशन है. उनका कहना है कंपटीशन एक्ट में डोमिनेंट पोजीशन खराब चीज नहीं है, बट डोमिनेंट पोजीशन का अगर आपने मिसयूज किया किसी और मार्केट में एंटर करने के लिए, वो खराब है. उनका कहना है अगर कोई भी एंटरप्राइज अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज मतलब अब्यूज करेगा, उसे रोकना, ये दूसरा पैरामीटर है. और यस और नो, समझ रहा है? थर्ड पैरामीटर है हर तरह के कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करना. हम कहते हैं रेगुलेट द कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशंस में क्या क्या आता है? कॉम्बिनेशंस में मुझे आप पूछोगे तो पहले आएगा एक्विजिशन, फिर अमालगमेशन, फिर मर्जर. फर्क क्या है ध्यान दो. एक्विजिशन दो वेज में होता है. अगर मैं सेम लाइन ऑफ कंपनी को एक्वायर करूं तो उसे मर्जर कहेंगे, बट अगर मैं एक डिफरेंट लाइन ऑफ कंपनी को एक्वायर करूं तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन. उनका मानना है किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो, अमालगमेशन में दो कंपनीज एक साथ आती है, मर्जर में दो कंपनीज एक साथ आकर नई कंपनी बनाती है. अमालगमेशन में एक कंपनी दूसरे में अमालगमेट होती है. फर्क देखो, मर्जर में एक नई कंपनी बनती है और अमालगमेशन में एक कंपनी दूसरे में अमालगमेट होती है. ध्यान दो, जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन बने उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है. रेगुलेट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए नहीं. वो कहते हैं कॉम्बिनेशंस होते रहेंगे, बट इस एक्ट में उन्होंने एक लिमिट सेट किया, लिमिट. और क्या दिया? दो कंपनीज के बीच में जब अमालगमेशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है, हमने जो लिमिट दिया है उस लिमिट के ऊपर अगर उनका अमालगमेशन होने के बाद असेट्स का क्या जाता है, वैल्यू या टर्नओवर उस लिमिट के ऊपर जाता है, तो आप ये अमालगमेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको सीसीआई का अप्रूवल ना हो. सीसीआई ने क्या कर दिया? लिमिट डाल दिया और बोल दिया इस लिमिट के नीचे जितने भी अमालगमेशन मर्जर्स हो रहे बेशक करो, हमें इन पे कोई आपत्ति नहीं है, बट इस लिमिट के ऊपर अगर जाता होगा आपका वॉल्यूम और टर्नओवर, दैट इज एसेट्स और टर्नओवर, तो आप हमारे पास आओ. क्योंकि हमें शक है इतना ज्यादा एसेट्स और टर्नओवर एक साथ मिलके जाएगा तो इस केस में मोनोपोली हो सकती है, कंज्यूमर्स का नुकसान हो सकता है. इसलिए हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस को प्रोहिबिट नहीं करना है. दे अलाउ कॉम्बिनेशन, बट कॉम्बिनेशंस को क्या करना है? रेगुलेट करना है. आई होप यू आर गेटिंग. ये तीन पैरामीटर्स थे कॉम्पिटिशन एक्ट के. देन अब देखना, वहां पर किसी ने पूछा है कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट. ये तो मैं बोलूंगा बहुत ही लॉजिकल है. कंज्यूमर क्या करता है? प्रोडक्ट को बाय करता है. तो कंज्यूमर किससे अफेक्ट होगा? बाय द प्राइसिंग पॉलिसीज. कंज्यूमर
का इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट जब मैं कंपेयर करता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट वाइडर है, कंज्यूमर इंटरेस्ट नैरोर है। पब्लिक इंटरेस्ट में कंज्यूमर इंटरेस्ट भी आता है। पब्लिक इंटरेस्ट की जब बात करता हूं, पूरे सोसाइटी की बात होती है। पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर गवर्नमेंट के नए नए लॉज है, मिलिट्री, आर्मी जो हमारी है या पुलिस है, ये पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर है। कंज्यूमर इंटरेस्ट को लेकर कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट वाइडर है। हो गया ना डिफरेंसेस? इट इज वेरी जनरल, यू कैन जस्ट राइट इट, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। और अगेन जैसे मैंने बताया था, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, ऐसे नंबर 1 एथिक्स इन मार्केटिंग पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन दिस कंज्यूमर इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट पर आए हैं, एंड देन कंज्यूमर गाइडलाइंस एंड 3 टायर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इस पर भी आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7 पर आते हैं। कंज्यूमर इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के बाद देखते हैं कंज्यूमर राइट्स। दोस्तों, इंडिया में कंज्यूमर राइट्स कंज्यूमर्स को देने के लिए सबसे पहले 1986 में एक एक्ट आया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और उस एक्ट में उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए वो एक्ट आया जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को बाय करते या सर्विसेज को हायर करते फॉर देयर पर्सनल यूज। ये जो कंज्यूमर राइट्स यूनाइटेड नेशंस ने गाइडलाइंस दी है, मतलब क्या, यूएन ने अपने हर मेंबर कंट्री को कहा है कि आप आपके देश में जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनको राइट ऑफ बेसिक नीड्स दो, राइट टू बेसिक नीड्स, राइट ऑफ सेफ्टी दो, राइट टू चॉइस दो, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दो, देन उनको राइट ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट दो, उन्हें राइट ऑफ रिड्रेसल दो, उन्हें राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो मुझे उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिलने का हक है। आई हैव राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं तो मुझे राइट ऑफ चॉइस है। अगर मैं प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूं मुझे राइट ऑफ सेफ्टी है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूं तो उस प्रोडक्ट को लेकर मुझे राइट ऑफ रिड्रेसल है। सिंपल, जो भी आप जंक फूड खरीदते हो ना, वेपर्स का पैकेट, उसके ऊपर आपको काफी राइट्स मिल जाती है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, कंज्यूमर केयर, कस्टमर केयर नंबर भी होता है। आप अगर एग्जाम में रिकलेक्ट भी नहीं करोगे राइट्स तो आपको एक वेपर्स का पैकेट दिमाग के सामने लाना है, बालाजी, लेज, जो भी आप खाते हो, और आंखें बंद करने क्या क्या राइट है? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ रिड्रेसल है, कस्टमर केयर के लेकर, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट है, अज्यूमिंग इट इज एडिबल होलसम। देन राइट टू हम कह सकते बेसिक नीड्स, फिलहाल स्टूडेंट की वही बेसिक नीड्स होती है, यस और नो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, आपको अवेयर किया जा रहा है सारी बातों को लेकर। आई कैन से इट सिंपल, लिंक इट। अगेन मैं बता रहा हूं, एथिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है या बोरिंग बनाना है आपके हाथ में। अगर आप उसको थ्योरेटिकली लेके जाओगे बहुत बोरिंग लगेगा। उसको रिलेट करो, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करो, जो मैं बताना चाहता हूं रिलेट करो, आपको आसान लगेगा। और यही चीज घर में पढ़ते हुए ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं एथिक्स, बार बार याद नहीं रहता बिकॉज सिर्फ पढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए ना शुरू में 10 मिनट लूंगा आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर 10 मिनट मैं हर एंगल से सोचूंगा उस आंसर का। जब मैं घर में पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आज के बाद मैं एक क्वेश्चन का आंसर लिया, हर एंगल से पढ़ा, ओके इस क्वेश्चन को और इस आंसर को मैं और कैसे बेस्ट वे में याद रख सकता हूँ। अच्छा ये भी एक तरीका, वो भी एक तरीका, अरे ये तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है, ओके मैंने जो तरीका अच्छा लगा उसको लिंक कर दिया, और अगली बार जब भी वो क्वेश्चन आएगा मैंने उस तरीके को लिंक किया। और इसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग टेक्निक, जिसमें आप एग्जाम में मैक्सिमम पॉइंट्स लिख पाओगे। करके देखो, मजा आएगा। और इनफैक्ट आई कैन से ये यूएन गाइडलाइंस के बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, इट इज अ वेरी आई कैन से टिपिकल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, कंज्यूमर राइट्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सप्लेन द 3 टायर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन इंडिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। 3 टायर मतलब पहला क्या है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेकंड स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तीसरा सेंट्रल। मैं हर वक्त कहता हूं रेगुलर बैच में, इसको लेकर इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स को कैसे टेस्ट किया है। कंटिन्यूसली 3 एग्जाम कंटिन्यूसली, मई नवंबर में कंटिन्यूसली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अगले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उसके अगले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अरे तीनों का आंसर सेम है, बिकॉज इन तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर राइट्स देना। इंडिया में जो 8 कंज्यूमर राइट्स यूएन ने दिए हैं उनमें से 6 मिलती है। राइट टू बेसिक नीड्स एंड राइट ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट कंज्यूमर को देती नहीं है गवर्नमेंट, बाकी सारे 6 राइट्स देती है। बेसिक नीड्स नहीं देती है एंड हेल्दी एनवायरमेंट नहीं देती। ये दोनों कंज्यूमर को खुद डिसाइड करना है। बेसिक नीड्स में उसे क्या चाहिए, लेट द कंज्यूमर डिसाइड। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट में भी कंज्यूमर खुद डिसाइड करे कहां पे उसे रहना है, किस जगह पे उसे रहना है। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझना है।
बट जब ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऐसे उनका ऑब्जेक्टिव होगा नंबर 1 टू गिव ऑल द कंज्यूमर्स राइट ऑफ रिड्रेसल, टू गिव ऑल द कंज्यूमर्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब वही चीज जो मैंने वहां पर बेसिक राइट्स में पढ़ी थी उसको मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है। इनका ऑब्जेक्टिव है ना इनको देना, इनको प्रोटेक्शन देना, इनको प्रोवाइड करना। और ये सुनो, और इस चैप्टर को लेकर एक प्रोवर्ब जो स्टडी मटेरियल में दिया है, उस प्रोवर्ब का जो रिलेशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन से होता है एथिकल बिहेवियर इन मार्केटिंग में, जिसमें उसमें लिखा है एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग। वो जो प्रोवर्ब है इस चैप्टर को लेकर जो स्टडी मटेरियल में दिया है उसका मतलब है एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग, और व्हेनेवर यू आर डूइंग सम गुड थिंग एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। इसको लेकर प्रोवर्ब है, तो सिर्फ मार्केटिंग पर फोकस्ड है। चैप्टर नंबर 5 के बाद आगे बढ़ू। अरे बोलो भाई, ये चैप्टर लास्ट मैं मानता हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से रिलेटेड है, और इस चैप्टर में मैं कहूंगा फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, वेरियस स्टेप्स ऑफ एथिकल थ्रेट्स इंपॉर्टेंट है, सेफगार्ड्स इंपॉर्टेंट है। इफ यू आस्क मी, यस दैट्स इट, आई कैन से दिस आर 3 क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेडली आस्क्ड मैक्सिमम टाइम्स। बोलो फटाफट, आप बोलोगे वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा क्विकली। वही 3 क्वेश्चन डिस्कस करने, ठीक है, वो 3 मैं डिस्कस करता हूं, उसके अलावा कुछ होगा तो बाद में बोलो। पहला दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। डरने का नहीं, एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और ऑडिट में आप जो पढ़ते हो ना, ऑडिट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट आते हैं ना, लगभग सेम है। ऑडिट में भी आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी फॉलो करना है। यहां के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स होंगे, मैं कहूंगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ हम कैसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कर्टसी। इनमें के 5 प्रिंसिपल्स ऑडिट में यूज होते हैं, जो ऐसे है ना ऑडिट का एक। सो आई कैन से लिंक इट बिकॉज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेकर है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी ये चाहता है कि हर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल अपने काम के प्रति स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, ऑनेस्ट रहे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल खराब हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी फॉलो करे। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एक अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल ने अपने ओपिनियंस में हर बार अनबायस्ड ओपिनियन देना है, कोई ऐसा नहीं काम करना है जिससे उसको ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू जो ऑडिटर देता है वो अफेक्ट हो। ऑडिटर का मेन काम क्या होता है? टू गिव ओपिनियन, और उसमें भी ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। सो ट्रू एंड फेयर व्यू मस्ट नॉट बी अफेक्टेड। वो कब होगा? ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करेगा, मतलब अनबायस्ड ओपिनियन देगा। ये थर्ड प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। एक ऑडिटर मतलब एक अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल को अपने क्लाइंट के सीक्रेट्स को कॉन्फिडेंशियल मेंटेन रखना है, बट इसके 2 एक्सेप्शंस है। जब वो अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोई डिस्कशन कर रहा है क्लाइंट के बारे में, सबऑर्डिनेट्स को सारी जानकारी देनी है क्लाइंट की अपने टीम के साथ, उनको नहीं कह सकता कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड नंबर 2, कोई स्टैट्यूटरी लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या है स्टैट्यूटरी लीगल ऑब्लिगेशन? मतलब क्या, गवर्नमेंट के कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्लाइंट के यहां पर रेड किया है और ऑडिटर को कहा है इन्फॉर्मेशन दो। ऑडिटर कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी, चलेगा क्या? नहीं, वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है, वहां पे देना पड़ेगा। इन 2 केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करना, बाकी हर केस में करना है। समझ रहा? कितने प्रिंसिपल देखे? 2, पहला इंटीग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, चौथा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सीए प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, स्टूडेंट रहते हो तब तक, स्टूडेंट बनने के बाद सीए जैसे हो जाते हो तब भी, मरते दम तक अपडेटेड रहना। स्टूडेंट रहते हो तब तक एग्जाम के लिए और होने के बाद क्लाइंट के लिए, हर वक्त अपडेटेड रहना। जिस वक्त आप अपडेटेड नहीं हो उस वक्त आप आउटडेटेड हो। अब सोचो 1970s में कोई सीए बना है और 2017-18 में वो क्लाइंट का सर्विस टैक्स रिटर्न क्या होता है उसे पता ही नहीं, क्योंकि 1970 में कुछ नहीं था, तो वो सीए प्रैक्टिस कर पाएगा? कभी नहीं। ही हैज टू लर्न व्हाट इज सर्विस टैक्स, he has to know how a service tax return has to be filed। मतलब क्या, जो नए चेंजेस आते हैं, अकाउंटिंग रूल्स चेंज होते हैं, he has to be updated। ये हर एक अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल के पास वो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। एंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। अपने किसी दूसरे फेलो कलीग के साथ प्रोफेशनल वे में बिहेव करो, बिकॉज अगर तुम वो करोगे तो गुडविल किसका मेंटेन होगा? प्रोफेशन का। आपका काम अगर किसी और सीए के पास चला गया क्लाइंट, तो आप उस क्लाइंट को रोक नहीं सकते।
क्लाइंट की मर्जी है। बट अगर आप उस नए सीए के पास काम जाते से ही आप नया सीए काम कर रहा है, आपकी ऑडिट फीस नहीं मिली, उससे पहले नया सीए काम कर रहा है, तो इज नॉट बिहेविंग प्रोफेशनल बिहेवियर। व्हाई? उसने पहले क्या लेना चाहिए? आपसे एनओसी लेना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल कर्टेसी अगर हर प्रोफेशनल मेंटेन करेगा तो कोई बाहर वाला आकर अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है? नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इसे भी ध्यान में रखना है, आपकी ये प्रिंसिपल्स में आता है, समझ रहा है? अगर आप ये 5 प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करते, कुछ लोग होते हैं ना नहीं करते, सुनने को अच्छा लगता, सर एक एक क्लाइंट कैसे मिलता है हमको पता है। तो जब कोई क्लाइंट किसी और का आपके पास आ रहा है, आपने एनओसी नहीं लिया, सीधा काम कर लिया, उससे पैसे ले लिया, यू आर नॉट फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, ऐसे केस में आपको एक खतरा होता है, आपको एक थ्रेट होता है। और वो 5 थ्रेट्स उन्होंने कहा है, अगर इन 5 प्रिंसिपल में से कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो आपको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है। मतलब क्या? आपने खुद के फायदे के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज किया। देन आप किसी क्लाइंट के पास काम कर रहे थे, एज उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते थे, क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए, और क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपने ही ऑडिट किए, साइन किसी और से करवा लिया सिर्फ। ऐसे केस में आपने क्या किया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट हुआ। आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेट हुआ कि नहीं? आपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, आपने ही ऑडिट किया, जस्ट ऑन पेपर आपने किसी और से साइन करवा लिया। सो व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट यू आर फेसिंग? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कितने तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसा करते हैं। अपने घर के जो फर्म्स होते हैं, क्योंकि सीए खुद साइन नहीं कर सकता, घर के फर्म का खुद ही ऑडिट करता है और अपने दोस्त से साइन ले लेता है, फिर दोस्त के घर के फर्म का दोस्त ऑडिट करता है और ये साइन करता है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो जैसे यहाँ पे कौन सा थ्रेट है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, बिकॉज वहां पर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। देन नंबर 3 हम कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। मतलब क्या? कोई गलत ओपिनियन देना। मतलब सही, कोई कंपनी है जिसकी तुम ऑडिटर हो, कंपनी लॉसेस में है बट तुम ऑडिटर हो, लोगों को कहते हो कंपनी का आईपीओ आ गया, सब्सक्राइब करो शेयर्स, बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट में है। एज अ ऑडिटर तुमने जो कह दिया, इंडिविजुअल भले तुमने कुछ किया बट इसका दाग प्रोफेशन पे लगा, तो एडवोकेसी थ्रेट में तुमने ऐसा ओपिनियन दिया जो गलत था। वो कहते हैं गलत ओपिनियन मत दो। या फिर तुम जिस कंपनी के ऑडिटर हो, वहां पर एक वैकेंसी हो गई, तुमने अपने नजदीकी रिश्तेदार की सिफारिश कर दी उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, अगेन यू आर प्रमोटिंग अ पोजीशन। ये भी गलत है। यू कांट एडवोकेट एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। आपको न्यूट्रल रहना है। अगर आप गलत ओपिनियन दोगे, गलत पोजीशंस पे प्रमोट करोगे, तो वहां पे कौन सा थ्रेट है? एडवोकेसी थ्रेट है। 3 थ्रेट बताया। पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, थर्ड एडवोकेसी थ्रेट। एग्जाम्पल से याद रखो। चौथा थ्रेट है फैमिलियरिटी थ्रेट। जब आप आपके क्लाइंट से काफी फैमिलियर हो गए, क्लाइंट ने एक दिन आपको दिया बत्तू, मतलब क्या? क्लाइंट ने कह दिया, यार अभी इतने साल से हम दोस्त हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इस बार दे देना क्लीन रिपोर्ट, तेरा भी भला होगा मेरा भी भला होगा। आप इन्फ्लुएंस में आ गए, फैमिलियरिटी थ्रेट की वजह से आपने क्लीन रिपोर्ट दे दिया। वो कहते हैं फैमिलियरिटी क्लाइंट से याद बढ़ाओ मत, बिकॉज दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। फैमिलियरिटी थ्रेट सुन लो, मैंने इसका एग्जांपल रेगुलर बैच में हर वक्त देता हूं। आपका बर्थडे है, क्लाइंट ने आपको बर्थडे के दिन बुके दिया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, एक्सेप्ट करो, उसे थैंक यू बोलो। हाँ, आपका बर्थडे है और मर्सिडीज दी क्लाइंट ने गिफ्ट, डोंट एक्सेप्ट, बिकॉज फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। बिकॉज जब मर्सिडीज आ रही है तो मर्सिडीज से बड़ा काम होगा। एक चीज कभी ध्यान दो, तो एक सीए को, अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल को इस थ्रेट से क्या रहना है? दूर रहना है, फैमिलियरिटी थ्रेट से। और देखो कितने तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने ऑफिस में खड़ूस रहते, खड़ूस क्लाइंट, एकदम खड़ूस, क्लाइंट हो या आर्टिकल हो, खड़ूस। बट कुछ लोग होते हैं जो अच्छा बिहेव करेंगे बट अपने एथिकल क्या वैल्यूज को मेंटेन करेंगे। ऐसे बिहेव इन द सेकेंड वे। एथिकल वैल्यूज को मेंटेन करो, और जब ना बोलना है ना बोलो। डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, वेरी इंपॉर्टेंट। There's a book on this, you can read later. कितने थ्रेड्स हुए? 4। एंड लास्ट थ्रेड है इंडिविजुअल थ्रेड। कई बार सीए जिस कंपनी में काम कर रहा है उसको लगता है मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है। एक दिन आ गया वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का फोन, चुपचाप से इस रिपोर्ट पे साइन करो। वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का फोन आ गया, चुपचाप से इस रिपोर्ट पे साइन करो। फाइनेंस डिपार्टमेंट का आप हेड थे। अब ऐसे केस में आप सोच रहे हो अगर मैं करूंगा तो मेरे एथिकल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, नहीं करूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। क्या करना है? अब ऐसे केस में आप डर गए कि वो हो सकता है आपको काम से भी निकाल दे। तो कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो ओपिनियंस होते हैं वो किसी के डर में आके, किसी के दबाव में आके जब आप कोई काम करोगे तो वहां पर आपको कौन सा थ्रेट हुआ? इंटिमिडेशन थ्रेट।
आपको डरा धमका कर काम किया गया या आपने किसी से करवाया तो इंटिमिडेशन थ्रेट हुआ ना। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल थे, आपने आपके सबऑर्डिनेट को डरा धमका कर काम कराया, इंटिमिडेशन थ्रेट। अरे समझ रहा है कि नहीं? इट कैन हैपन आइदर वेज। क्लियर है? ये पांचों थ्रेट्स अगर आपको ओवरकम करनी है, इन पांचों थ्रेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में आने नहीं देना है, नजदीक भी इसके जाना नहीं है, तो आपको कुछ सेफगार्डिंग मेजर्स लेने होते हैं। और ये सेफगार्डिंग मेजर्स गवर्नमेंट ने भी दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपको एक भी थ्रेट फेस नहीं करना है, सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या करो, फॉलो करो। गवर्नमेंट ने सेफगार्ड क्या दिया पता है? जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होगा ना तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, कंट्रोल आएगा, तो अपने आप अनएथिकल बिहेवियर कम होगा। तो पहला सेफगार्डिंग मेजर है गवर्नमेंट ने दिया हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। आईसीएआई ने क्या दिया है सेफगार्डिंग मेजर? आईसीएआई कहता है हमने हर अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स दिए जो हर सीए को मेंटेन करने हैं। नंबर 2, हमने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट सीए बनने के लिए ऐसे दिए, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि वो 10 बार सोचता है गलत काम करने से पहले। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऐसे करो कि वो अपने आप में सेफगार्डिंग मेजर हो जाए। देन नंबर 3, हमने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल को प्रोफेशनल एथिकल वैल्यूज पढ़ाए हैं। आईपीसीसी लेवल में उनको एथिक्स पढ़ाया है। सीए फाइनल लेवल में ऑडिट के अंदर अगेन प्रोफेशनल एथिक्स कहते हुए एक प्रॉपर चैप्टर है। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप सीए बनने के बाद आपको पता चले क्या एथिकल वैल्यूज होते हैं। तो ऐसे जब सेफगार्डिंग मेजर्स आईसीएआई लेगा तो अपने आप वो व्यक्ति जो बाहर निकलेगा सीए बनकर, उसे इन सब का नॉलेज होगा। बट फिर भी कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए भी आगे एक टूल है रीजंस फॉर अनएथिकल बिहेवियर। इतना सब लोगों को पता होता है, फिर भी लोग अनएथिकल बिहेवियर करते ही है। क्यों करते लोग अनएथिकल बिहेवियर? सब पता है कि एक्शन हो सकता है वगैरह वगैरह, सब पता है, प्रोफेशनल इमेज के खिलाफ है, क्योंकि लोग हर वक्त शॉर्ट टर्म सोचते हैं। लोग सोचते अभी मिल रहा है ना, होने दो, बात का बाद में देखेंगे। शॉर्ट टर्म थिंकिंग इज द मेन रीजन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। सेकेंड रीजन इग्नोरिंग स्मॉल अनएथिकल लैप्सेस। छोटी छोटी गलतियों को, अनएथिकल गलतियों को इग्नोर करना, इससे भी बड़ी गलतियां होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बॉस और एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के छोटी अनएथिकल बिहेवियर को इग्नोर कर देगा, इससे बड़ी गलती हो सकती है। इग्नोरिंग स्मॉल अनएथिकल लैप्सेस। थर्ड, इकोनॉमिक साइकिल। जब रिसेशन है ना, तब जाके आपका रियल टेस्ट होता है, और तब जाके एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर अक्सर अनएथिकल बिहेवियर करते हैं। देखो, रीजंस फॉर अनएथिकल बिहेवियर, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, फिर इग्नोरिंग स्मॉल अनएथिकल इश्यूज। देन नंबर 3, बोलो इकोनॉमिक साइकिल में रिसेशन जब आता है तब। एंड नंबर 4, फास्ट चेंजिंग अकाउंटिंग रूल्स। देखो ना, कोई नया चेंज आ गया, मान लो कोई नया अमेंडमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल लॉ में आ गया, एकदम मेजर अमेंडमेंट आ गया कल, मैंने आपको बता दिया आज ऐसा अमेंडमेंट आ गया, आपको कुछ भी नहीं पता था, आप बोलते हो अच्छा ऐसा क्या? क्योंकि आपको नया रूल पता ही नहीं है, तो आप जैसे उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। बट अगर आपने पढ़ा है तो आप बोलते सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब क्या? फास्ट चेंजिंग अकाउंटिंग रूल्स की वजह से कई बार इग्नोरेंस में, अनजाने में गलती होती है। आपको जो नया रूल आया पता ही नहीं है, आप पुराने रूल से ही क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। रूल्स चेंज हो रहे ना, तो पुराने रूल से काम किया, नया रूल आया पता ही नहीं, उसमें हम कहते हैं अनजाने में अनएथिकल बिहेवियर हुआ। बट हुआ तो सही ना। रीजन फास्ट चेंजिंग अकाउंटिंग रूल्स इज ऑल्सो द रीजन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। अरे मुंह से बोलो भाई। I can say that completes this point also, reasons for unethical behavior। यहाँ पे मैंने safeguards में आपको safeguards created by ICAI बताया, safeguards created by government बताया। एक safeguard होता है employer, कोई अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल किसी कंपनी में काम करता है, तो एक एम्प्लॉयर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सेफगार्ड्स लाता है? हर एम्प्लॉयर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर मेंटेन करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। नंबर 2, हर एम्प्लॉयर किसी भी अपने एम्प्लॉइज के काम को क्लोजली मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेगा। जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे रिवॉर्ड मिलेगा, जो नहीं कर रहा है उसे वार्निंग मिलेगा। जब एम्प्लॉयर इस तरह का रिवॉर्ड पॉलिसी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग रखेगा, तो अपने आप एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा एम्प्लॉयर, जो सबके लिए होगा, तो अपने आप अनएथिकल बिहेवियर क्या होगा, कम होगा। दोस्तों, मैंने जिस क्वेश्चन का अभी आंसर दिया ना, safeguards which may be created by business enterprises to overcome, bolo, to overcome the various threats faced by, yes, faced by accounting and finance professionals। ये बताया अभी, सबको क्लियर है? I have explained this reason for unethical behavior also, we have completed all that points।
बोलो, एथिक्स इज ओवर। अब आपके नोट्स में आप देखोगे, ठीक है, तालियां बजाओ।